क्या हाल है साथियों। मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपके समक्ष फिर से लेके आ गए हैं 13 जनवरी का करंट अफेयर। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है और आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग, जो लोग पहली बार ऐसा जुड़ रहे हैं, वो लोग, उन लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग नोटबुक बनाओ जिसमें मैं जो भी वैल्यू एडिशन आपको बताऊंगा उसको लिखना है, जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको लिखना है। बाकी जो पीडीएफ में लिखा है आप लोग पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, जो लोग ने पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। ठीक, इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे मिल जाएगी ये मैप बुक, आप लोग को लेनी है इंडिया की, ऑक्सफोर्ड की और वर्ल्ड की ओरिएंट ब्लैक स्वान। ठीक, ये आप लोग ले लो, उसमें देखते रहा करो। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कई सारे सही हो जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस आपको कंठस्थ तरीके से याद होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, नहीं तो आप इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में सब कुछ पढ़ते रहोगे, समझ में नहीं आएगा क्या छोड़ना है, और जो छोड़ना समझ जाएगा क्या चीज़। सेलेक्टिव रीडिंग करना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे यूपीएससी 2021 का पेड ग्रुप जो है चालू है, 31 जनवरी से है। लेकिन आप लोग अभी से ही ज्वाइन कर सकते हो, एक्लिमेटाइज हो सकते हो हमारे ग्रुप में टेलीग्राम के। उसमें रोज आपको करंट अफेयर पीडीएफ सब चालू हो जाएगा। 31 जनवरी से आप लोग का ये है कि शेड्यूल सब मिल जाएगा, टेस्ट कैसे कैसे कब क्या होने हैं। लेकिन आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, 31 जनवरी का वेट मत करो। इसी साथ साथ ईपीएफओ का हमारा जो है पेड ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है जिसमें कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होती है। तो आप जितने भी डाउट पूछो, कुछ भी हो, 1-to-1 आप लोग के लिए जो है पर्सनल गाइडेंस मिलती है। टेस्ट में भी सारी गलतियां आप लोग से पहले ही करवा लेते हैं, ताकि मैं आपका जो है मेन एग्जाम में, जब एग्जाम में बैठो तब कोई गलती ना करो। अगर आप लोग एडमिशन लेना है तो 8564880530 और 9696066089 पे कॉल कर सकते हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं, H1B वीज़ा, आपका जो है अमेरिका ने ताइवान के बीच में क्या चल रहा है वो देखेंगे। के शेप्ड की आर्थिक बहाली हो रही है, बिजली बकाया ना देने पर जबरदस्ती केंद्र के लेने पर जो है झारखंड बाहर हो गया है, उससे रिलेटेड समझेंगे। जीएसटी की चोरी करने वालों की गिरफ्तारी हो सकती है, हाई कोर्ट ने इसको मतलब कह दिया, अपहल्ड कर दिया है। मुकुंदपुरा उल्का पिंड से रिलेटेड जो है यहाँ पे जानेंगे क्या है पूरी पूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़। ठीक, जीएस पेपर 2 जो यूपीएससी का मेन सिलेबस है उससे रिलेटेड हो गया। यहाँ पे देखिए क्या मैं आप लोग के साथ क्या कोशिश करता हूँ, वाई फैक्टर एनालिसिस बनाना, विश्लेषण करना अच्छे से, और इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग, ये तीनों ही चीज़ें अगर आप लोगों ने अपने रोज पढ़ने की कार्यशैली में डाल लिया तो आपकी जो है पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा संगठित तरीके से और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल, इफेक्टिव, दक्षता के साथ होगी। ये ध्यान रख लीजिए हमेशा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, केस संदर्भ में बात हो रही है कि यूपी, ये आपका यूएसए ने क्या किया है कि H1B वीज़ा देने के लिए कुछ नए न्यू वेज बेस्ड रूल बनाए। ठीक, अच्छा, ये अब देखिए कंटेक्स्ट हो गया, अब है कॉन्सेप्ट, उसके बाद फैक्ट बताऊंगा और उसके बाद वैल्यू एडिशन। ठीक, अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि H1B वीज़ा जो है आपका वर्कमैन वीज़ा है। ठीक, बिल्कुल शॉर्ट में समझिएगा बेसिक क्या चीज़ें हैं। वर्कमैन वीज़ा, जब यूएसए अपना उसने देखा भैया हमको साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मैथ्स में, इन सब में बढ़ाना, हमें क्वालिटी वर्कफोर्स चाहिए, और क्वालिटी वर्कफोर्स अगर चीप में मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो उसने क्या किया, वर्कमैन वीज़ा, ये वाले वर्किंग वाले वीज़ा चालू किए। कई सारे थे जिसमें कि H1B वीज़ा सबसे ज़्यादा बहुचर्चित है, बहुत ही ज़्यादा, इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, हर साल 85,000 जो है यूएसए नए H1B वीज़ा निकालती है, जिसमें से जो है 70% तो इंडियंस को ही जाते हैं, 70 to 75 80% है। ठीक, इसमें से भी क्या है कि 65,000 तो लॉटरी के थ्रू निकलते हैं, और बाकी के जो आपके 20,000 हैं वो जो यूएस में जिन्होंने कुछ डिग्री लिया है कुछ है, उन लोग को मिलते हैं। अच्छा, ये वीज़ा है तो यूएस सिटीजन्स के लिए नहीं है, बाकी दूसरों के लिए है, ये समझ लो। अब जो इन्होंने नए वेज रूल्स जो चेंज कर दिए हैं उसमें क्या कर दिया है, दो चीज़ें हैं। एक तो आप जो भी वेज दे रहे हो, ठीक, जो भी बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उनका वेजेस जो वहाँ पे लोगों का वेजेस चल रहा है। ठीक, मान लीजिए आप न्यूयॉर्क में आपने कोई कंपनी खोल रखी है, तो वहाँ पे जो वेजेस डिफाइंड है उससे ज़्यादा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, जो भी आप स्किल सेट का मांग रहे हो, आप बता रहे हो कि भैया ये स्किल सेट यहाँ से, ये इंडिया से हम बंदा बुला रहे हैं एक काम करने के लिए H1B वीज़ा के लिए, वो स्किल सेट को आपको बताना पड़ेगा और उसको यूएसए वाले चेक करेंगे कि क्या है इस तरीके के स्किल सेट का बंदा, हमारे यहाँ बंदा बंदी हमारे पास क्या है या नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें दोनों चेक करने पर क्या होगा कि उनको ये पता चलेगा कि भैया आप जब यहाँ पे ही, यहाँ अमेरिकन को ही ले सकते हो, आप ना लेकर बाहर से मंगा रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इस तरीके से H1B वीज़ा में मतलब ये इसको मतलब बाहर से लोगों को कम आए, अमेरिकन को ज़्यादा जॉब मिले, इसकी तरफ जो है इशारा है। ये है पूरा आपका कॉन्सेप्ट।
ठीक, वहीं सब इसमें बताया गया है यहाँ पे। 1952 से चालू होता, क्वालिटी वर्कफोर्स लाना है, नवाचार के लिए रीजनेबल कॉस्ट में मिलना चाहिए। ठीक, अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कोई फैक्ट तो बस आपको पढ़ने हैं खाली। ठीक, H1B वीज़ा जो है सबसे ज़्यादा इंट्रोडक्शन हुआ वर्क वीज़ा, और इसमें H1B होता है, H1B होता है, L1 होता है, O1। ये L1 और H1B ज़्यादा जो है आपको सुनाई देते होंगे, दिखाई देते होंगे न्यूज़ व्यूज़ में। ठीक, और H1B वीज़ा रिमेन मोस्ट पॉपुलर है। इसमें बेटर वेज चांसेस मिलते हैं। इसमें लॉटरी सिस्टम होता है, इसमें 85 में 65,000 लॉटरी से निकलते हैं, बाकी सब जो है बाद में आपका किसमें जो जिसने भी मास्टर जो 20,000 बच्चे उनकी मास्टर या फिर हायर यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए यूएस के अंतर्गत। ठीक, H1B वीज़ा जो है मस्ट फिल आउट ए रजिस्ट्रेशन। अच्छा, जो H1B वीज़ा होता है एम्प्लॉयर देख ली, मान लीजिए इन्फोसिस है, इन्फोसिस इंडिया से मंगाना चाहती है कोई रिसोर्स, ठीक, स्किल्स वाला बंदा, तो या बंदा या बंदी, तो वो क्या करेगा, वो खुद भरेगा H1B वीज़ा का फॉर्म वॉर्म, रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करेगा, और मतलब एम्प्लॉय के बिहाफ पर। ठीक, लॉटरी से सिलेक्शन होगा 65,000 के लिए, 20,000 के लिए देखा जाएगा बाद में। अच्छा, न्यू वेज जो बेस जो वीज़ा रिजीम आई है उसमें यही है कि प्रोफर्ड वेज इक्वल्स और एक्सीड्स, ठीक, बराबर या अथवा उससे अधिक अगर है तो आपका नहीं होगा। इसमें ये है कि प्रायोरिटी दी जाएगी इन सिलेक्शन ऑफ वीज़ाज टू एप्लीकेबल ऑफ दोज एम्प्लॉयर्स, उनके एम्प्लॉयर उन एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा। मान लीजिए इन्फोसिस इन सब चीज़ों को कर रहा है कि उनको जो भी वेजेस जहाँ पे हैं उनके बराबर या उनसे ज़्यादा वेज पे ही बाहर से लोग को बुला रहे हैं, तो इन ऐसे एम्प्लॉयर्स को ये लोग प्रेफर करेंगे H1B वीज़ा देने के लिए। समझ में आ गई बात? अब ऐसा हो जाएगा तो इन्फोसिस वहीं यूएस वाले बंदों को नहीं रख लेगी, ये वाली बात है। दूसरी चीज़ें प्रेफर्ड वेज क्या है कि एम्प्लॉयर इंटेंड्स टू पे टू द बेनिफिशियरी, और स्किल सेट को भी देखेंगे और उसमें क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये यूएस में नहीं है क्या। ठीक, तो इस तरीके से पहला हमारा टॉपिक खत्म होता है। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और जो है आप लोग शेयर जरूर करिए इसको, और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए वही है। ठीक, अब देखिए अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिक संपर्क पर प्रतिबंध हटाया। पहले क्या था, 2014 से के बाद से मतलब चेंजेस आ गए काफ़ी। इन्होंने अब ट्रम्प ने जाते थे क्या किया कि अब ये कह रहे हैं कि चाइना है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अब चाइना में कई सारे ऑटोनोमस रीजन है, जैसे हांगकांग है, वहाँ पे लफड़ा चलता रहता है, वो लोग कह रहे हैं कि हमको चाइना में नहीं रहना है। वैसे ही ताइवान है, और ताइवान जो है चाइना तो बोलता है वन नेशन वन कंट्री, ठीक, और वन चाइना का पार्ट है, ये मेनलैंड चाइना है, और ये ताइवान जो है एक आइलैंड है। ठीक, तो आइलैंड जो ताइवान है वो आपका चाइना से अलग मानता है अपने आप को। अब चाइना को मतलब परेशान ना करने के लिए, इसको मतलब पिंच ना करने के लिए क्या था कि अमेरिका ने कह रखा था हम अलग से ताइवान से बात नहीं करेंगे, हम अगर चाइना से बात कर रहे हैं तो मतलब हम ताइवान से बात कर रहे हैं, या फिर चाइना के थ्रू ताइवान से बात करेंगे। लेकिन अब इसने प्रतिबंध हटा लिया, कह रहा है कि अब हम अपने डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट, अपने एम्बेसडर्स, अपने सबको ताइवान से डायरेक्टली बात करेंगे। ठीक, और चाइना मतलब इससे नाराज है, और चाइना ये भी कह रहा है कि भैया बहुत हैवी लॉस हो जाएगा आपको, अमेरिका बाबू ऐसा मत करो। ठीक, और चाइना को मतलब ये भी है कि ये भी चेक करता रहता है कि कई सारे इंटरनेशनल जो फोरम्स है, जैसे यूएन है, सब कुछ है, तो वहाँ पे जो है ताइवान ऐसा तो नहीं अलग से एज ए सेपरेट स्टेट, मतलब एज ए सेपरेट कंट्री बन के जो है वहाँ जा रहा है और उसका मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी देख रेख करता है यूएस। अब कह रहा है कि हम इसको ऐसे ही बढ़ाएंगे। ये सारी पूरी कहानी है, ये सारा कॉन्सेप्ट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि जो पहले हमने मना कर रखा था हम वो हटा रहे हैं, हम ताइवान के साथ में जो है बेटर रिलेशन बनाएंगे, और चाहे चाइना चाहे अपसेट हो चाहे कुछ हो, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज़ हुई है। ठीक, कैली क्राफ्ट अभी इसमें देखो स्टार्ट भी कर दिया इन लोगों ने, और कैली क्राफ्ट जो है यूएन की एम्बेसडर हैं, वो गई भी थी आपका ताइवान में, और इससे बीजिंग काफ़ी परेशान हो गया और कहा यूएस को भैया बहुत भुगत जाओगे तुम। अगस्त में जो है हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी एलेक्स अज़ार भी गए थे, फर्स्ट कैबिनेट मेंबर ऑफ द जो थे, जो कि विजिट किया उन्होंने ताइवान 2014 के बाद से, मतलब ओबामा के टाइम पे काफ़ी माइल्ड थे लोग। ठीक, डेमोक्रेट्स जो होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि यूएसए में सिर्फ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो ही पार्टियां हैं, और भी पार्टियां हैं, कभी मत समझना। ज़्यादातर ये दोनों का नाम रहता है, जैसे इंडिया में कई सारी पार्टियां, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का नाम रहता है, समझ रहे हो? तो वही वाली बात है, कैसे प्रेसिडेंट क्या बनता है इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अपने ऑलरेडी करंट अफेयर वाले चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, उसको जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है। उससे मतलब प्रेसिडेंट कैसे बनता है, क्या क्या कौन वोट करता है। तो इसमें डेमोक्रेट जो होते हैं थोड़े से माइल्ड रहते हैं, रिपब्लिकन थोड़े से हार्ड स्टांस रखते हैं, अपने आप को यूएसए को थोड़ा सा बढ़ा के रखते हैं। तो ट्रम्प जो थे वो रिपब्लिकन के थे, और ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट विंग वाले, अगर पॉलिटिकल साइंस वाले बंदे जो भी देख रहे होंगे उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एक्सट्रीम
राइट विंग वो वाले कहे जाते हैं। थोड़े से डेमोक्रेट जो हैं ये भी राइट मतलब कैपिटलिस्ट और राइट विंग के तो हैं, लेकिन इनसे कम है रिपब्लिकन के कंपैरेटिवली। ठीक, यहाँ पे एक सेटिंग मतलब यहाँ पे यही कह रहा है, चाइना गवर्नमेंट ने वन चाइना को हिस्सा मानता है ताइवान को, और ये सेल्फ गवर्निंग आइलैंड नहीं होना चाहिए, मिलिट्री फोर्स और फ्रीक्वेंट वॉर गेम्स करके इसको डराता है, धमकाता है। किसे? ताइवान को। कौन? चाइना। डिप्लोमेटिक और कोई भी ऐसी इंटरनेशनल उस पर जो है इसको मना करता है कि वहाँ पे इसको मेंबरशिप ना मिल जाए एज ए सेपरेट स्टेटहुड। ठीक, ताइवान ये रहा, हांगकांग ये रहा आपका, देखिए जिंगजियांग प्रोविंस यहाँ पे है। ठीक, और जो है आपका चाइना, ये तिब्बत वाला एरिया ये है, तिब्बत हो गया। जिंगजियांग, इसमें कौन था? उइघुर थे। ठीक, जो प्रोसिक्यूटेड हैं यहाँ चाइना के द्वारा। ये तिब्बत है, दलाई लामा भाग के यहाँ आए हुए हैं हमारे। आपका जो है गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, कहाँ पे? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश। हांगकांग भी जो है अभी देखिए काफ़ी वो चल रहा, हांगकांग में अम्ब्रेला रिवोल्यूशन हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, और ताइवान भी जो है इसको नहीं मान रहा है, यहाँ पे जो है मंगोलिया, और कहाँ पे, और इंडिया से भी इसका चल रहा है। तो मैंने आप लोग पहले बताया था कि इंडिया चाहे तो इस तरीके से, या यूएसए इसको घेर सकता है। यहाँ तक कि चाइना ने रशिया से भी ये मंचूरियन आइलैंड जो है, मंचूरियन प्लेटू, ये चाइना रशिया से इन्होंने हथिया लिया था चाइना ने। एक्सपेंशनिस्ट पावर है, अपनी जो है जगह बढ़ाते रहते हैं, एरिया बढ़ाते रहते हैं, वो वाली बात है। और यहाँ से देखिए ऐसे जाके ये CPEC है जिसकी कल हम लोगों ने बात करी थी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक, नियो कॉलोनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था सब कुछ। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, ऐसा मत करो। ठीक, ऐसा ही अगर नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए खुद ही जो है हानिकारक हो सकता है। ठीक, अच्छा यहाँ पे जो है GS पेपर 3 से इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ, वहाँ पे एक सज्जिद चिनॉय नाम के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आपके JP मॉर्गन संस्था में। ठीक, इन्होंने कहा कि के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। अब देखिए ये कुछ नहीं है, ये आपका समझ लो कि GDP हो गई। ठीक, और ये आपका टाइम हो गया मतलब, और इसके हिसाब से मतलब जो भी शेप बना रहा है उस हिसाब से बताते रहे हैं कि भैया के बन रहा है कि जो है वो एल बन रहा है कि किस तरीके से बन रहा है। आगे भी शेप सारे दिखाऊंगा। तो के शेप्ड हो रही है इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक, आर्थिक बहाली के शेप्ड की है। ये क्या चीज़ है ये जानना जरूरी है। इंडिया में भी ये हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में भी हो रहा है। इसका मेन मीनिंग क्या है कि जो भी एक इकोनॉमी में, ठीक, कई सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, वैसे तो यहाँ पे इन्होंने जो फोकस किया है वो किस पे किया है? रिच और पुअर पे। तो उन्होंने कहा जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनकी इकोनॉमिक आर्थिक बहाली जो है डिफरेंट रेट के हिसाब से होती है। मतलब कोई तेजी से बढ़ रहा है एकदम, कोई धीरे धीरे बढ़ रहा है, या फिर बढ़ ही नहीं रहा, घट रहा है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। इसी में देखो इन्होंने ये के वाला सिस्टम बन रहा है, के वाला ग्राफ बन रहा है। यही इन्होंने बोला कि के शेप्ड रिकवरी हो रही है। ठीक, अलग अलग डिफरेंट रेट से जो है डिफरेंट सेक्शन रिकवर करते हैं, बस ये चीज़ है मेन चीज़। अच्छा यहाँ पे आप देखो कॉन्सेप्ट समझ लो, इन्होंने जो कहा है मेन चीज़ आपको बताता हूँ कि भैया लॉकडाउन हुआ, रिसेशन हुआ, अब इसमें जो रिच थे, ठीक, जो हाउस होल्ड रिच वाले थे और दूसरे थे पुअर वाले। अब रिच हाउस होल्ड का क्या हुआ? इनके पास सेविंग्स थी, इन्होंने सेविंग्स कर ली, इन्होंने जो है लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अब ये लोग जो है डिमांड करेंगे, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता बनेंगे, सारा कंज्यूम करेंगे, काफ़ी चीज़ें करेंगे। लेकिन पुअर के साथ में क्या हुआ? इनके पास सेविंग्स थी, ना इनके पास जो है कोई जॉब थी, जो थी वो सब जो है ख़त्म हो गई, जहाँ पे काम वाम कर रहे थे वो भी ख़त्म हो गई। तो इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। हैव और हैव नॉट वाली सिचुएशन पैदा हो गई। ये हैव नॉट है, इनके पास बचा नहीं कुछ। ऐसी सिचुएशन में ही जो है के शेप्ड का जो है रिकवरी कहा होता है, हैव और हैव नॉट में। हैव नॉट कौन से हैं? पुअर हैं। ठीक, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक बात समझिएगा, रिच अगर है, ठीक, रिच एक तो कम होते हैं, 1% या 3% तक माने आते हैं किसी कंट्री में टॉप पॉपुलेशन जो है। तो ये खाएगा भी तो यार 2 टाइम या 3 टाइम ही तो खाएगा, 5 टाइम खा लेगा मैं कह रहा हूँ। ठीक, लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए पुअर से, तो जो मतलब करीबन 90 to 95 देश की जनता होती है, तो ये चाहे इनसे कम हो, गरीब हो, लेकिन इनकी अगर इनके पास पैसा नहीं होगा तो ओवरऑल डिमांड जो होगी, समझना, ओवरऑल जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रिकवरी होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, ये बात समझना। देखो एक इसका सरल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा शैम्पू वैम्पू का 1 रुपये 2 रुपये के शैशे बिकते हैं। ठीक,
अब अगर आप लोग से ये उन लोग का कंपनी का आप डेटा देखोगे तो ये 2 रुपये 3 रुपये वाले सैशे से जितनी डिमांड होती है पूरे देश भर में, वो डिमांड जो है आधे लीटर वाले से नहीं होती है। कुल मिला के वॉल्यूम जो है ये 2-3 रुपये वाले ज़्यादा होता है। ये एक एग्जाम्पल से मैं इंटरलिंक करके आपको सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये वाली चीज़ है, ये सब यहाँ पे चीज़ इन्होंने बताई है। तो यहीं पे जो हाउस होल्ड टॉप पे थे वो अब कंजम्पशन करेंगे फ्यूचर में, जो हाउस होल्ड डाउन उसमें थे, बॉटम पे थे, उनकी इनकम जॉब चली गई है। इसके जो है निहितार्थ या फिर इम्प्लीकेशन क्या है कि अच्छा, जब भी इम्प्लीकेशन आपसे यूपीएससी या कहीं पे मेन से पूछा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखने हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ निगेटिव निगेटिव लिख के चले आए। इम्प्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता है, इम्प्लीकेशन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें, इनकी जॉब वॉब चली गई, वेज कट हो गया, ये सब बात है। अब कोविड की वजह से क्या है, इनकम ट्रांसफ़र हुई है। एक चीज़ और है यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकम ट्रांसफ़र हो गई है रिच, पुअर से रिच की तरफ। इनसे इनकम इनके पास आ गई, ये बात कह रहा है यहाँ पे, पुअर से रिच की तरफ हो गया है। अब इसकी वजह से क्या है, डिमांड खराब होगी, जो मैंने आप लोग को भी यहाँ पे बताया। ठीक, अगर कोविड-19 जो है रिड्यूस होता है, कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है, प्रतिस्पर्धा को कम कर देता है, अवसरों की असमानता को बढ़ाता है, इनइक्वालिटी बढ़ा देता है, तो ये जो है ओवरऑल डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की जो उत्पादकता है और उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको बढ़ाएगा, उत्पादकता को कम करेगा। ठीक, ये सारी बात है। कई सारे शेप यहाँ पे देखने को मिले हैं, VUWL शेप, और ये नेम है पैटर्न के हिसाब से जो मैंने आपको यहाँ समझाया। अब देखिए, ये तो हो गया के शेप जिसकी हम लोग ने यहाँ पे बात करी है। ठीक, ये यूएस के पीटर एटवाटर ने बनाया है। आप लोग जो है देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि दिखाई दे रहा है, उन लोगों को क्या करना है, 480 से या फिर उससे ऊपर 720 के रेजोल्यूशन पे आप लोग देखिए, बहुत साफ दिखता है। ठीक, ये आप लोग के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है, इकोनॉमिक यहाँ पे पीटर एटवाटर ने इसको बोला था कि हैव और हैव नॉट्स की वजह से जो है वर्स हो जाता है। स्क्वायर रूट वाले में क्या है कि रिबाउंड तो होता है। देखिए, यहाँ से इकोनॉमी चल रही थी, यहाँ से रिबाउंड होके देखिए ये वापस तो उठी, लेकिन जहाँ पे चल रही थी वहाँ से तो नीचे है ना ये, तो ये चीज़ बनाती है, इसको स्क्वायर रूट शेप्ड बोलते हैं। डब्ल्यू शेप्ड में क्या होता है कि बार बार उठ रही घट रही, बार बार उठ रही घट रही। ये यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि रिसेशन यानी कि मंदी या फिर रिकवरी जो हो रही है उसके शेप क्या क्या है अलग अलग जगह। अब जेड शेप में क्या होता है कि अनरियलिस्टिक, मतलब एकदम गिरी और एकदम उठ गई, मतलब ये ज़्यादातर अनरियलिस्टिक होता है, ऐसा नहीं होता है इकोनॉमी में, लेकिन कभी कभी देखा जाता है। ठीक, फिनिक्स बोलते हैं, लाइक ए फिनिक्स। और नाइकी, आपने वो जूते देखे होंगे नाइकी वाले, ऐसे साइन बना रहता है, उसकी तरह होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रोइंग स्टार्ट्स रिकवरिंग क्विकली बट देन स्लो, मतलब ग्रोइंग रिकवरी जो हो रही है तेज़ी से बढ़ती है शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे 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 बढ़ती है, ये वाली बात है। ये मैं यहाँ पे इसलिए बता दे रहा हूँ कि हो सकता है पूछ ले तो आप लोग जो हो जाएंगे, जो हमारे जो है व्यूवर्स है उनका। यू शेप्ड जो है लॉन्ग टीडियस रिसेशन विद ए बॉटम दैट हार्ड टू डिसाइफर इट कुड हैपन इफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेट्स। मतलब ये है कि जब रिसेशन चल रहा है तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया कितना और नीचे जाएगा, कितना नीचे और जाएगा, ये मतलब पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डब्ल्यू शेप्ड, ये देखिए, ये डब्ल्यू शेप्ड था, ये डब्ल्यू शेप्ड है। इसमें क्या डबल डिप हो जाती है, एक बार नीचे गई उठी, फिर नीचे गई, फिर उठ रही है। ठीक, समझ में आया। एल शेप्ड क्या है, ये मोस्ट वरीशम होता है। देखिए, इतनी ऊपर से आई जीडीपी, नीचे गई और फिर नीचे ही रह रही है, तो ये काफ़ी खतरनाक होती है। वी शेप्ड क्या है, बेस्ट मानी जाती है, भैया गिरी उठ गई। ठीक, वी बहुत ही खतरनाक होता है, शेप बढ़िया रहता है इसका। ठीक, देखिए, आप देखिए अगला जो हमारा है, ये पॉलिटी सेंट्रल और स्टेट के बीच का फेडरल संघवाद वाला एक रिलेशन का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसमें देखा गया, जिसको यूपीएससी इनडायरेक्टली जो पूछ सकता है। ठीक, यूपीएससी या फिर बीपीएससी यूपीपीएससी सारे एग्जाम इनडायरेक्टली पूछ सकता है। देखिए, झारखंड ने एक कुछ एग्जिट कर लिया, पावर ड्यूज ना नहीं दिए, तो सेंटर ने क्या किया, एक पहले समझिए, 3 पार्टी हैं, सेंटर, झारखंड यानी कि स्टेट हो गई, और आरबीआई। अब हुआ क्या कि भैया इन्होंने ये कहा कि सेंटर ने ये बोला झारखंड स्टेट से कि हम एक अपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर आपको वो दे रहे हैं, एंटरप्राइज। ठीक, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये आपको बिजली जनरेट करके देगी। ठीक, अब उसका वितरण जो है, झारखंड निगम एक है, अभी नाम नीचे बता दूंगा, उसका वितरण आप पावर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करो, वो कंपनी आप ये बना लो। ठीक, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, और जो भी ड्यूज़ होंगे, मतलब इसको देने होंगे, जो
जो कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, आप उसको देते रहना, इस कंपनी से, इस निगम से दिलवाते रहना, किसको, डीवीसी को। ठीक, सेंटर ने ये बात बोली, आरबीआई बीच में था, झारखंड ने ये बात मानी। उन्होंने कहा अगर तुम ड्यूज नहीं देता है, ये डीवीसी, ये झारखंड वाला जो है निगम नहीं देता है ड्यूज डीवीसी को, ये इस चीज़ को इंश्योर करते समय जब आपने एग्रीमेंट, हमारा समझौता हो रहा था, तो आपने कहा था और इस पर हस्ताक्षर किए हैं कि अगर ये ड्यूज नहीं दे रहा झारखंड निगम डीवीसी को, ठीक, जो कि जनरेट कर रही पावर, तो क्या होगा कि आप लाइबल होगे, ये लाइबल नहीं होगा, और हम आरबीआई से, सेंट्रल ये बोल रहा है आरबीआई से, हम ये कहेंगे कि भैया तुम ड्यूज जो है इनसे ऑटो डेबिट कर लो। अच्छा, अब यहाँ तक तो ठीक था, ठीक, अच्छा ऑटो डेबिट कर लो, ऑटो डेबिट हो गया, और झारखंड ने अब फिर कहा कि भैया ये चीज़ गलत है, तुम लोगों ने हमारे कंसोलिडेटेड फंड से, कंसोलिडेटेड फंड से जो है काट लिया है पैसा, ऑटो डेबिट कर लिया, ये झारखंड की हेल्थ मतलब उसके लिए अच्छा नहीं है, तो हम इस वाले जो समझौते से हट रहे हैं, ट्राइपार्टाइट जो आपका एग्रीमेंट है उससे हम बाहर जा रहे हैं, और इस पे जो है गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दे दिया। ये है पूरी कहानी जो मैंने आपको यहाँ पे आराम से समझा दी, ठीक। लेकिन मुद्दा मुझे ये समझ में आया कि आज आपको अगर कल को मान लो कोई यूपीएससी बाकी भी आयोग अगर ये पूछ ले कि सेंट्रल अगर स्टेट मतलब कभी कह ले कि कुछ कभी कभी जो है किन्हीं कारणोंवश इस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड से डायरेक्टली पैसे निकाल सकता है। वैसे तो कंसोलिडेटेड फंड में क्या होता है, स्टेट से जो भी रेवेन्यू जो भी आ रहा है सब कुछ जो है कंसोलिडेटेड फंड में जाता है। कंसोलिडेटेड फंड को कौन आपका वो करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रण किसका होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का हो रहा है, ठीक, आपका केंद्र में पार्लियामेंट का होता है। तो उसके बिना पूछे, वहाँ की विधायिका से बिना पूछे सेंटर जो है डायरेक्टली आरबीआई से कह के ऑटो डेबिट कर ले रहा है। दिस इज अ वेरी बिग इशू, दिस इज इंडीड अ वेरी बिग इशू, और दिस हैज़ हैपेंड, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई कि झारखंड वालों ने ये कहा है कि हम भैया इससे बाहर जा रहे हैं। यही सारी बात इसमें बताई गई थी। दामोदर इसको पैसा देना इन्होंने नहीं, फेल्ड हो गए। 1400 करोड़ रुपए जो है झारखंड से वो आरबीआई से सेंटर ने कहा कि काट लो इनसे, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कंसोलिडेटेड फंड, ठीक, स्वतंत्रता कटौती कर ली गई है इनके समेकित निधि से। ये गड़बड़ है, समेकित निधि जो होती है वो लेजिस्लेचर उसका कंट्रोल करती है, तो कैसे उससे बिना पूछे सरकार ने दूसरी सरकार के उससे कैसे काट लिया पैसा। ठीक, आरबीआई के साथ में 2017 में ये हुआ था। ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड था झारखंड ऊर्जा ऊर्जा वितरण, ठीक, और ये डीवीसी था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये जनरेट करती थी, ये इसको देती थी इलेक्ट्रिक पावर, और ये जो है फिर सबको बेचती थी। और जो भी पैसा वहाँ से वापस आता है, मान लीजिए जैसे आप लोग बिजली घर में लगे रहते हैं ना मीटर, पैसा वापस आता है तो उसके पास है, ये इनको देती होगी, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाई ये झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड। तो उस केस में क्या है, स्टेट लाइबल हो जाता है, स्टेट को मतलब ये करने के लिए। अब स्टेट जब लाइबल है तो उसमें क्या है कि सेंटर जो है इनसे ऑटो डेबिट कर लेगी। ये तो मनमानी वाली बात हो गई। आप जो देखो मेंस में इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से, तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक। तो यही सारी बात है, प्रिंसिपल डेप्यूटर मान लिया जाएगा, और इसी कारणवश जो है ये इन्होंने हट गए, इन्होंने कहा कि भैया हम नहीं रहेंगे आपके साथ, ये क्या बदतमीजी है आपकी, ठीक। देखिए, और देखिए एक चीज़ और भी है यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल है, वैसे मैं बोलना ही चाह रहा था, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की मतलब ये है कि केंद्र की स्टेट की सरकार में जब भी मिसमैच होता है तो इस तरीके के काम होते ही हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक प्रोविजन हम लोग समझेंगे जीएसटी से लेके, वो भी कौन सा, सेंट्रल जीएसटी से लेके है। हाई कोर्ट कौन सा, दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा है कि, दिल्ली के हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी अरेस्ट के प्रोविज़न है, ठीक, आपको अगर आप टैक्स की चोरी कर रहे हो तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, इसका प्रावधान जो है सीजीएसटी में दे रखा है। वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल संवैधानिक है, और पार्लियामेंट के पास ये पूरा अधिकार है। आर्टिकल नंबर कौन सा, 246A के अंतर्गत, जो कि ये बताता है पावर्स टू इम्प्लीमेंट जीएसटी को लगाने के लिए पावर्स बताई गई हैं। तो उसके अंतर्गत पार्लियामेंट का पूरा अधिकार है कि भैया वो आपको जो है टैक्स चोरी करने पर या फिर इस तरीके से गिरफ्तारी करा सकता है। एक धारा है इसमें 32 है, अभी धारा बता दूंगा कौन सी है, नीचे लिखी हुई है। तो उसमें मतलब आपको अरेस्ट भी करा सकते हैं, पनिशमेंट भी दे सकती है, पूरा है, तो आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, जो लोग याचिका करता थे, जो भी पटिशनर थे, उन्होंने क्या कहा, वो क्यों पहुंचे थे दिल्ली हाईकोर्ट के पास में, वो कह रहे थे भैया ये जो चोरी हो रही है, जो अगर हुई भी है तो ये क्रिमिनल वो है, ऑफेंस है, और क्रिमिनल ऑफेंस जो है ये आर्टिकल नंबर 246, मतलब चोर पहुंच गया है वहाँ पे, और उससे कह रहा है कि भैया हमको सिविल ये जो हो रही है लाइबिलिटी, इसके अंदर जेल में मत डालो, हमको क्रिमिनल ऑफेंस में डालो। मतलब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने कहा कि बस हो सकता है कुछ और डिले विले करना चाह रहे हो,
क्रिमिनल उसमें, और उन्होंने कहा पिटिशनर्स ने कि क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि 246A में नहीं हो सकती है। ये वाला पूरा खेल है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं नहीं, तुम तो जेल तो वैसे भी जाने वाले थे, अभी भी जाओगे। और ये हम इसके साथ साथ ये बता देना कि पार्लियामेंट का पूरा हक है ये सब करने का, वो करने। अच्छा देखिए, जीएसटी जो है हमारा कौन से 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था कि 101 में आया था? देखिए यहाँ पे ये 102 नहीं है, तो अब देखिए आ ही गया तो कर लेते हैं। सवा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या है, जो हमने बांग्लादेश के साथ में इनक्लेव्स का एक्सचेंज किया था उससे रिलेटेड है। 101 जो है आपका जीएसटी से रिलेटेड है। 102 जो है आपका 338B नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। 103 जो है आपका वो किससे रिलेटेड है, ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% जनरल कैटेगरी में आरक्षण देने से रिलेटेड है। 104 वाला किससे रिलेटेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन, वो किससे रिलेटेड है आपका ये जो आपका शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो सीट्स हैं, ठीक, और या स्टेट्स आपका जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में, ठीक, तो उन दोनों में ही जो है आपका हो जाएगा। और साथ ही साथ 104th में एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन को खारिज कर दिया गया है। अब लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो कितनी हो गई, 550 हो गई, 552 नहीं है, ठीक। तो ये देखिए पूरा पूरा गोदागादी हो गई, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये मेन चीज़ है, ठीक। तो टैक्स इवेजन अगर आप कर रहे हो तो आपको जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोल दिया। सेक्शन नंबर 69, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, पावर टू अरेस्ट है। और 132 जो है पनिशमेंट करना चाहता है सीजीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो बिल्कुल कर सकता है। इशू क्या था, इशू ये था कि आपका जो ये लोग थे पटिशनर, उन्होंने बोला ये क्रिमिनल नेचर का है, जो कि आर्टिकल 246A के अंतर्गत हो नहीं सकता। और हाँ देखो यहाँ पे अब ये है कि पर्सन जो भी अरेस्ट होता है उसके लिए क्या चीज़ है 69 वाले धारा के अंतर्गत, कि मान लीजिए देखिए 2 करोड़ के ऊपर का आपने टैक्स इवेजन कर दिया है तो आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है, तभी अरेस्ट किया सकता है 2 करोड़ के ऊपर है। 2 करोड़ के नीचे तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। अब ये जो लॉ है वही बता रहा हूँ, ठीक। अब उसके साथ साथ जो है आपका देखिए यहाँ पे क्या है, 2 करोड़ तक किया तो आप अरेस्ट हो गए, ठीक। अगर आपने 5 के ऊपर, 5 के मतलब 5 के नीचे तक किया है करोड़ का, 2 के ऊपर अरेस्ट हो रहे हो, 5 के नीचे तक है तो आपका क्या है कि आपको बेल अवेलेबल हो जाएगी, 5 तक कर रहे हो। लेकिन 5 के भी ऊपर अगर आप बहुत ही बड़े चोट्टे निकले और 5 करोड़ के ऊपर का अगर आप इवेजन कर रहे हो तो आपको क्या है कि नॉन बेलेबल, ठीक, नॉन बेलेबल आपको रहेगी जेल। और साथ ही साथ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है कि सिंपल आप बिना कोर्ट के वारंट के जाके आप जो है जाके अरेस्ट कर सकते हो, फिर आपको फिर कोर्ट में ही सुनवाई होती है सीधी, ये वाली चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट ने कहा कि पिथ ऑफ सब्सटेंस जो ये कहता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, मतलब सच्चा, मतलब वो देखा जाए कि पार्लियामेंट का पूरी पावर है, वो जाके जीएसटी सीजीएसटी जो है इसको अप्लाई कर सकता है। और इसमें देखिए 246A में सिग्निफिकेंटली वाइड स्कोप है इसका, ये चीज़ बोला, काफ़ी दायरा इसका व्यापक है। और इसके अंतर्गत स्टेट और दोनों ही बना सकते हैं लॉ, और जो है आपका ये पावर देता है कि जो भी विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी है ऑल लॉ बनाया जा सकता है। अब देखिए 246A के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, 101 जो जीएसटी बनाया गया, एक्ट लाया गया आपका, इसमें संशोधन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में किस में किया गया, 246A हो गया, 269 हो गया आपका, और ए और 279A हो गया, ठीक है। ये तीनों जो है किए गए। और भी कुछ हो तो बताइए। अच्छा बताइए, जीएसटी काउंसिल कौन से वाले एक्ट के अंतर्गत आता है, आर्टिकल के अंतर्गत आता है? साथ ही देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि 246A में जो भी इंट्रा ट्रेड है, किसी एक स्टेट के अंतर्गत जो ट्रेड हो रहा है, उसमें तो आपका पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटर ट्रेड हो रहा है, मतलब स्टेट ट्रेड हो रहा है, मुंबई का यूपी से यूपी का पंजाब से ऐसे ट्रेड हो रहा है, तो उस पर सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। और इन दोनों में अगर मान लीजिए यहाँ पे समवर्ती है, यहाँ पे जो है सिर्फ यूनियन वाले कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे समवर्ती पावर है, मतलब कंकरेंट है दोनों के पास, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक। समझ में आ गई बात? अब देखिए एक मेट्रॉइड जो है आपका 2017 में जयपुर में गिरा। कहाँ पे गिरा? मुकुंदपुरा में, उसी के नाम से इसको बोल दिया गया। अब देखिए जो उल्का पिंड होते हैं वो जैसे मेटेओर्स होते हैं आपके, ठीक, एक होता है मेटेरॉइड होता है, एक होता है एस्ट्रॉइड होता है, ठीक, समझ लेना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ दिसंबर के 11-12 तारीख को शायद, ठीक। एक होता है कॉमेट। कॉमेट को आपने सुना भी होगा, पुच्छल तारा, इसके पीछे जो है टेल सी निकली थी, ये आइसी टाइप आइस होता है इसमें,
ठीक, तो आईसी मटेरियल होता है। तो ये क्या होता है, ये आईसी मटेरियल जो है आपका वो घर्षण की वजह से पिघलता रहता है, तो उसकी वजह से पीछे की तरफ टेल सी बनती रहती है, पुच्छल तारा हो गया। ठीक, एस्टेरॉयड जो होता है इसमें डिफरेंस दोनों में मेन यही है कि ये स्टोनी होता है, पत्थर का होता है। ठीक, और इससे जो छोटे होते हैं वो मेटेरॉइड होते हैं। ठीक, मेटेरॉइड जब आपके जो है डस्ट के पार्टिकल छोटे जो है, जब हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर वायुमंडल में आते हैं और वहीं पे अगर घर्षण से नष्ट हो जाएं और आग आग बन के ख़त्म हो जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, मेटियोर कहलाते हैं। ठीक, अगर ये उसके वहाँ पे भी ना ख़त्म हो, इतने इनकी रह कि ज़मीन से टकरा जाए, तो इनको क्या कहेंगे, मेटेराइट बोलेंगे इनको, बस इतना समझ लेना। ये सारी चीज़ें इसी तरीके का जयपुर में जो है मुकुंदपुरा विलेज में गिरा था 2017 में। अब इसका क्या कंपोजिशन है, क्या संरचना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, मेटेराइट भी जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं। एक होता है स्टोनी, स्टोन का होता है जिसमें कि सिलिकेट होता है। ठीक, सिलिका डाइऑक्साइड जैसे कांच वाच बनने का होता है ना, या फिर सैंड होता है, सिलिकेट होता है इसमें। दूसरा होता है आपका आपका ये आयरन वाला। ठीक, निफे होता है ये। निफे आपका कहाँ मिलता है, जैसे कि क्रस्ट में क्या होता है, सियाल, आपका सिलिका एल्युमिनियम। फिर आपका मेंटल में क्या होता है, सीमा, आपका सिलिका मैग्नीशियम। और उसके बाद कोर में क्या होता है आपका, निफे। तो वो वैसे ही जो है अब यहाँ पे भी है, अभी बताऊंगा। जो कोर में क्या है, निफे है। तो उसी तरीके एस्ट्रो मेट्रॉइड भी जो है दूसरे टाइप का जो क्या होता है, निफे वाला होता है। और तीसरा जो होता है इन दोनों का मिक्स होता है। ठीक, अब देखो, जब कोर का ये निफे वाला मेट्रॉइड देख रहे हो आप, और कोर मतलब मेट्रॉइड में भी चीज़ मिल रही है, हमारे अर्थ के इंटीरियर में कोर में भी चीज़ मिल रही है। तो ये सब हम इसकी स्टडी या तो एस्ट्रॉइड पे जाके करते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा बेनू पे जाके वहाँ का कुछ मटेरियल लेके आए अपने अर्थ पे, और फिर उसका निरीक्षण वो कर रहे हैं, सारा कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। या फिर जो गिर गए हमारे यहाँ उनको उठा के उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो लक्ष्य हमारा यही है कि सोलर सिस्टम जो हमारा बना, जो बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं हम लोग, तो वो उस समय कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना, कैसे लाइफ आई, कैसे वाटर आया, ये जो गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए सारे काम हो रहे हैं। साइंस का, स्पेस का, टेक्नोलॉजी का, हम लोग सबका जो है, इसीलिए इसको ये सारी स्टडी कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। इससे हम अगर मान लीजिए प्लेनेट अर्थ पे अपने जो है क्लाइमेट चेंज ये सब हो रहा है, तो अगर हम लोग को ये पता चल जाए कैसे जो है पानी वानी हम बना यहाँ पे ये सब है, तो हम हो सकता है किसी दूसरे प्लेनेट, मोस्टली जो है मार्स वार्स पे जाके, वहाँ पे जाके वो कर सकते हैं, रह सकते हैं, फिर से ये सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक, अब देखो जो एस्टेरॉयड, अब इसकी लोकेशन मैं अभी बता दूंगा नीचे यहाँ पे डायग्राम के साथ में। तो ये सारी चीज़ थी। इसका कंपोजिशन क्या है, कार्बोनेशियस खंड्रॉइड है। ठीक, स्टोनी है, प्रिमिटिव बहुत पुराना है, जब पहली बार सोलर सिस्टम बने थे तब का है ये। और इसका कंपोजिशन जो है वो कार्बोनेशियस है, खंड्रॉइड है, जो कि सिमिलर टू सन है। ठीक, याद रखना, सूरज की संरचना के जैसा ही है। कॉन्ड्राइड में क्या होता है, सिलिकेट ड्रॉपलेट होते हैं। और मुकुंदपुरा कॉन्ड्राइड जो है ये फिफ्थ कार्बोनेशियस जो इंडिया में गिरा है, देखा गया है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक वाली स्टडी करी गई, तो इसमें पाया गया कि भैया फाइलोसिलिकेट जो है, यहाँ पे कुछ मेटल्स का नाम है, खाली सुन लीजिए। कभी आप पूछ ले बताइए कौन कौन सा एस्टेरॉयड में पाई जाता है, तो कौन कौन से में फिर आप जो है आराम से इसको निकाल लोगे। ठीक है, कि हाँ आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर उसमें मान लो कह दे कि इसमें ऑक्सीजन है, या फिर कुछ भी इस तरीके के, या फिर इनको ही पूछ ले कि क्या बताओ ये पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो बिल्कुल आप बना लोगे वाला, एलिमिनेट कर लोगे आंसर। ठीक, तो देखिए ये वाली चीज़ है, फाइलोसिलिकेट पाई जाती है। इसमें मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, इसमें जो है आपका FeO होता है, ओलिवीन होता है, फॉस्फेराइट होता है, कैल्शियम एल्युमिनियम रिच CaI मिनरल्स होते हैं, फ्यू मैग्नाइट, और ये सब भी कई सारी चीज़ें। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बस दिया है फैक्ट, तो एक बार पढ़ना जरूरी है। मेट्रोइड क्या होता है, सॉलिड पीस होता है, डेब्रिस है, एस्ट्रॉइड से छोटा होता है। और मेटेराइड जो है कॉमेट एस्ट्रॉइड दोनों सही हो सकता है, ध्यान रखना। मेटेरॉइड जो होता है ये आउटर स्पेस में पाया जाता है। मेटेराइट जो है तीन तरीके के होते हैं, स्टोनी सिलिकेट वाला, आयरन वाला आपका जो है निफी हो गया, निकल ऑफ आयरन से बनता है, स्टोनी आयरन दोनों का मिक्स होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों है कि भैया हम जानना चाहते हैं कि कैसे कैसे हमारे बिल्डिंग प्लैनेट्स वैनेट्स बने हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, क्या ये सारी चीज़ें हैं, कैसे अर्ली सोलर सिस्टम बने, कैसे हम लोग बढ़े हो, वही सारी बात है इसमें। अदर मिनरल्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड, फ्यूचर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन करना है, तो ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा, UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर यहाँ पे मैं भी आप लोग से पूछ रहा हूँ, गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं। गोल्डी लॉक जोन्स क्या होते हैं, इसको जरूर लिखिएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे वही सब चीज़ है, पुच्छल ये कोमा टाइप का बन जाता है, आइस और रॉक का बना होता है। एस्ट्रॉयड जो है जनरली ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। जैसे देखिए पहले हो गया मरकरी, फिर आपका हो गया वीनस, फिर अर्थ हो गया, फिर आपका जो है मार्स आ गया यहाँ पे,
ठीक, इसके बाद बीच में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के बीच में एक बेल्ट होती है, उसमें एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्यूपेयर बेल्ट है एक नाम से, क्यूपेयर नाम से, इसमें भी एस्टेरॉयड पाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसकी एस्टेरॉयड वाली बात करते हैं। ये पूरी बेल्ट है, अगर ऐसे देखोगे सन के इर्द गिर्द, तो सन है ये बीच में, फिर ये मरकरी, वीनस, अर्थ, इनकी वो भी याद कर लेना इस सोलर सिस्टम के बारे में। सीक्वेंस तो बहुत इजी है, कुछ कुछ क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट क्या है कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा दुनिया के जो है पूरे दुनिया बता रहा हूँ, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा मून किसके पास हो गए हैं? अब सैटर्न के पास हो गए हैं। ये पहले जुपिटर के पास था। इन लोग के अलग अलग जो मिशन हैं, उनके नाम याद रखा होगा, जैसे यूपीएससी ने पीछे पूछ लिया था। बताइए जूनो मिशन किससे रिलेटेड है, क्या चीज़ है? आपका जुपिटर पे एक रेड डॉट दिखता रहता है, वो क्या चीज़ है? मतलब स्पेस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो। ठीक, अभी जैसे आपका बेनू पे क्या हुआ था, रेग्यू कैसा क्या चीज़ है, क्या एस्टेरॉइड है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें इसको देखना चाहिए आपको। ठीक, लगातार मैं पेड ग्रुप में वैसे भी पूछता रहता हूँ आप लोग, तो वहाँ तो आप लोग को मिल ही जाता है अपडेट। स्पेस रॉक होता है और ये एस्टेरॉइड से छोटा होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जल गया तो मीटियोर हो गया, अगर लड़ गया तो मीटरॉइड हो गया। अच्छा, इंडिया में महाराष्ट्र में लूनर लेक एक जगह बनी हुई है, लूनर लेक, वो जो है उल्का पिंड के टकराने से ही बनी थी। तो आज के हमारा आखिरी का जो फेवरेट सेक्शन है, कौन बनेगा आईएएस पीसीएस पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है कि वेनेडियम एक से रिलेटेड जो है कथन कौन कौन से सही है। तो अब देखिए, वेनेडियम एक काफ़ी महंगा धातु होता है, ठीक, मेटल होता है, जिसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूत करने में यूज़ होता है। मतलब एक तरीके से अलॉय बना रहा है। तो क्या स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ट्रू पूछा गया है? तो बताइए, हाल ही में वेनेडियम की उच्च मात्रा उत्तराखंड में पाई गई है। क्या स्टेटमेंट सही उत्तराखंड में पाई गई कि कहीं और पाई गई? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई एक्चुअली, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो ये बी ऑप्शन गलत हो गया और डी ऑप्शन गलत हो गया। बचे ए और सी, इन दोनों में से एक है। मान लीजिए आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो पहला वाला तो देखो आपको ये पता चल गया कि पहले दोनों एक तो है ये सही। अब अगर ये वाला आपको ये पता चल जाए कि ये सही है कि गलत है, तो आप जो है उस हिसाब से मार्क कर लोगे। मान लो आपको नहीं पता चलता, टाइम कम बच रहा है, ये दो हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए, दो बचे हैं, उनको जरूर करके आना। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि इसके लार्जेस्ट डिपॉजिट वेनेडियम के कहाँ पर हैं? चाइना में है, फिर रशिया के, फिर साउथ अफ्रीका। ठीक, CRSA करके आप याद कर सकते हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। आपका ये क्या होता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में तमांग और पापुम परे डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। ये ग्रे, सॉफ्ट और डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब ये है कि आप जब इसको मोड़ोगे तो ऐसे नहीं कुड़क करके टूट नहीं जाएगा। ठीक, ये मुड़ जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे लचीला होता है थोड़ा सा, ये वाली बात है। इसके हाँ, ये देखिए लचीला है, ग्रे नरम और लचीला होता है। और स्टील लैग, स्टील स्लैग और उस आयरन ओर के जो स्टील स्लैग फाइलाइट्स से बनता है ये। ठीक, और इसका अच्छा, स्टील के लिए जो हमने आप लोग से बात करी थी जब पीछे अभी, तो क्या होता है, कोकिंग कोल जो है स्टील इंडस्ट्री में लगता है। मंगोलिया से हम लोग करेंगे। और उस कोकिंग कोल भी इस समय सबसे ज़्यादा कहाँ पे है पूरी दुनिया में भंडार इसका? चाइना में। एलॉय बनता है, एनवायरनमेंट कैसा भी हो उसमें, या फिर कैसे टेम्परेचर हो, कोरोजन यानी कि संक्षारण प्रतिरोधी भी होता है वेनेडियम के द्वारा जो एलॉय बनाया जाता है वो। इसके अलावा इन एडिशन टू द ऑफ द एलॉय ऑल्सो इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील। मतलब वही है कि तान्यता में, मतलब मुड़ता है जल्दी, वो खराब, वो टूटता डक्ट मतलब होता नहीं है। अच्छा, आपको एक मतलब रोचक फैक्ट है यहाँ पे, जो टाइटैनिक आप लोगों ने सुना होगा कि उस जहाज़ डूब गया था अपनी पहले ही वोयाज में, और ये कहा जाता था कि कभी नहीं डूबेगा। तो उसका मेन कारण यही था, जो उसमें उन्होंने कीलें ठोकी थी, ठीक, वो ऐसे मटेरियल की थी जो डक्टाइल नहीं थी, वो कुड़क करके टूट जाती थी, काफ़ी ब्रिटल थी। तो इसकी वजह से क्या है कि पानी अंदर घुस गया और जो है टाइटैनिक डूब गया। ठीक, ये वाली बात है। और यूपीएससी ने इस बार ऐसे में ही पूछ लिया है कि हम तब तक नहीं डूबते हैं जब तक हम ऐसे लोगों पानी से घिरे हुए हों, हम तब डूबते हैं जब हमारे पानी अंदर घुस जाता है। ठीक, बहुत अच्छे ऐसे पूछे थे, बहुत अच्छे पेपर बनाता है वो। अभी ऑप्शनल के पेपर आप लोग के होने वाले हैं, जय हिंद जय भारत है उसके लिए, ऑल द वेरी बेस्ट है। ठीक, देखिए अब ये इन्फोर्सिंग बार, टनल, ब्रिजेस, इन सब में बनाया जाता है सलाखों को मजबूत करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है नेशनल यूथ डे से रिलेटेड है। देखिए, पहली बात तो ये है कि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी होती, ये मुझे रहा नहीं गया। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी शख्सियत थे। इनके आप कभी कोट्स और सब पढ़ना, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, इनका असली नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद तो यहाँ पे लिखा हुआ, असली नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बहुत ही सिंपल है, प्लीज़ अच्छे से बताइएगा। नेशनल यूथ डे जो होता है 12 जनवरी को होता है, इनका ही बर्थडे होता है। और इस बार की थीम क्या थी? युवा। अच्छा, युवा के लिए बड़े बड़े वो थे ये। ठीक, युवा को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते थे, युवा उत्साह नए भारत का। ठीक,
ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था 1897 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे जाके इन्होंने अवर अमेरिकन अवर ब्रदर एंड सिस्टर करके बोला, तो वहाँ तालियों की गड़गड़ाहट रुकी ही नहीं रही थी। और ये आपको बता दिया 1984 में इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया था नेशनल यूथ डे। और देखिए इनकी पैदाइश है 12 जनवरी 1863 में, श्री रामकृष्ण परमहंस नाम से जो है ये इनको इनके गुरु बने 1881 में। और कहाँ मिले थे? दक्षिणेश्वर काली में, ठीक, काली टेम्पल में। और जो है वहाँ पे इन्होंने डिसाइपल बन गए, फिर इन्होंने जो है वहाँ पे मठ वठ भी बनाए, रामकृष्ण मठ आप लोग देखे होंगे, तो वो बनाए। और पूरा ये लोग सोशल सर्विस और ये सब करते हैं। इनकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ योगा और वेदांता को इन्होंने बढ़ाया वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये वाली बात है। तो इस तरीके से हमारा आज का सेशन खत्म होता है। कैसा आपको लगता है जरूर बताइएगा। आप लोग का आज का जो है लक्ष्य है वो 210 लाइक्स का है। प्लीज़ आप लोग जो है इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि सुबह 6 बजे, हमेशा सुबह 6 बजे आएगा ये। और आप लोगों को जो है प्रीलिम्स मेंस हिंदी इंग्लिश सब कुछ, एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नोटबुक सब कुछ यहाँ पे कराया जा रहा है। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग इसको बढ़ावा करिए, मोटिवेशन होगा हमारे साथ। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसी तरीके से गाइडेंस आपको अगर अच्छा लगता है, तो हमारे यूपीएससी और ईपीएफओ के पेड ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। मैं वहाँ पे आप लोग को पूरी तरीके से गाइड करूँगा। ठीक, आपका जो है ये हमारे नंबर्स हैं 8564880530 और 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। इन्हीं नंबर पे करिएगा, यही हमारे ऑफिशियल नंबर है। तो जय हिंद जय भारत है, ऑल द वेरी बेस्ट है। कल फिर से मिलेंगे सुबह 6 बजे।